क्लास 9 जियोग्राफी हमारी दुनिया और इसका अध्याय 9 हमारा क्षेत्रीय अध्ययन रीजनल स्टडी। देखिए नाम से ही स्पष्ट है इस चैप्टर का क्षेत्रीय अध्ययन। इसमें क्या पढ़ना है? तो क्षेत्रीय अध्ययन का मतलब होता है किसी क्षेत्र विशेष में जाकर वहाँ के आंकड़ों को इकट्ठा करना। कैसे आंकड़े? किसी विशिष्ट क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों के जीवन की स्थलाकृति कैसी है, जलवायु कैसा है, अफवाह स्वरूप कैसा है, कृषि उत्पादक कैसा है, औद्योगिक विकास कैसा है। ठीक है। और ये जो है क्षेत्रीय अध्ययन दो तरीके से किए जाते हैं, एक प्राथमिक और एक द्वितीयक, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी आंकड़े यानी किसी क्षेत्र विशेष में जाकर स्वयं जाकर जो आंकड़े इकट्ठा किए जाते हैं उसे प्राइमरी आंकड़े कहा जाता है। और द्वितीय आंकड़े में जो स्रोत द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं यानी पहले से मौजूद हो, जैसे नगर पालिका द्वारा, ठीक है, नहीं नगर पालिका किसी क्षेत्र विशेष के आंकड़े वहाँ से हम ले लेते हैं, ग्राम पंचायत द्वारा, कृषि विभाग द्वारा। ठीक है। और इसमें देखिए क्षेत्रीय अध्ययन में किसी क्षेत्र विशेष का हम ये भी देखते हैं कि वहाँ के जल स्तर में गिरावट कैसा है, भूमि उपयोग कैसा है, प्रदूषण के विभिन्न प्रदूषण जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण यानी इनके कितने हैं। ठीक है। ये सभी अवलोकन किया जाता है क्षेत्रीय अध्ययन में। समझ में आ गया? आइए इसके सारे क्वेश्चंस को हल करते हैं। देखिए सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्षेत्र में जाकर इकट्ठे किए गए आंकड़ों को, डाटा को क्या कहा जाता है? मैंने आपको अभी बताया जो स्वयं जाकर इकट्ठा किया जाता है तो वो प्राइमरी आंकड़ा कहा जाता है। यानी प्राथमिक आंकड़े, यह आंकड़े निश्चित किए गए क्षेत्र में जाकर इकट्ठा किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही है। दूसरा है भूगोल में क्षेत्रीय अध्ययन है। भूगोल में, ज्योग्राफी में क्षेत्रीय अध्ययन क्या है ये बताना है। यहाँ पे देखिए जो क्षेत्रीय अध्ययन है भूगोल का महत्वपूर्ण अंग है, यानी ये मूलतः, ठीक है, कुल मिलाकर यह एक अध्ययन उपागम है, अध्ययन का एक तौर तरीका है। समझ में आ गया उपागम का मतलब? ठीक है। तो ये एक तौर तरीका है यानी एक उपागम है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न पहला है भौगोलिक अध्ययन में क्षेत्रीय अध्ययन के महत्व को हमें स्पष्ट का मतलब आपको क्या समझ में आया? देखिए भौगोलिक अध्ययन में जब किसी क्षेत्र विशेष की भौगोलिक अध्ययन हम करेंगे, जलवायु की, मिट्टी की, ठीक है, और यानी कई तरीके के हम जब भौगोलिक अध्ययन जब करें तो वहाँ पे क्षेत्रीय अध्ययन की क्या महत्व है किसी क्षेत्र विशेष का वो हमें बताना है। देखिए इसका आंसर जो है हम यहाँ से करेंगे, क्षेत्रीय अध्ययन भूगोल का एक महत्वपूर्ण अंग है। पहली बात तो यही हो गई जो क्षेत्रीय अध्ययन है, हम भूगोल में जब हम भौगोलिक खोज हम देखते हैं किसी स्थान विशेष की, तो ये सबसे महत्वपूर्ण अंग हो गया। यह मूलतः अध्ययन उपागम है जिसके द्वारा क्षेत्र विशेष के मानव और परिवेश के बारे में जानकारी प्राप्त कराती है। यह जानकारी मानव वातावरण को संबंध को समझने में संजीवनी का काम करती है, यानी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। कौन? क्षेत्रीय अध्ययन। समझ में आ गया? तो भौगोलिक अध्ययन में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक आपका पूरा आंसर हो गया। आगे बढ़ते हुए दूसरा सवाल, भूमि का कृषि के लिए उपयोग किस क्षेत्र में अधिक होता है? देखिए प्रश्न का मतलब ये है कि भूमि का कृषि के लिए उपयोग, अगर हम भूमि को खेती के लिए उपयोग में लाएं तो किस क्षेत्र का अधिक होगा? पहाड़ी भाग की भूमि का होगा, समतल भाग का यानी मैदानी भाग का होगा, ठीक है, कि मरुस्थल भाग का होगा? तो जाहिर सी बात है कि जो मैदानी क्षेत्र हैं, जैसे बिहार का क्षेत्र हो गया, यूपी का क्षेत्र हो गया, ये सब मैदानी क्षेत्र है। तो मैदानी क्षेत्र में हम कृषि की भूमि का अच्छे से उपयोग कर सकते हैं क्योंकि वहाँ की मिट्टी क्या होती है? उपजाऊ होती है, सिंचाई व्यवस्था है, यातायात के साधन हैं। समझ में आ गया? तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? तो हमारा आंसर होगा भूमि का कृषि क्षेत्र में उपयोग उन क्षेत्रों में अधिक होता है जहाँ भूमि मैदानी भाग हो, यानी समतल भाग हो, उपजाऊ हो। देखिए मैदानी भाग अगर हम नहीं लेंगे, तो अगर हम पठारी भाग लेंगे, पहाड़ी भाग लेंगे तो वहाँ तो खेती करना मुश्किल होगा। समझ में आ गया? तो मैदानी भाग हो और उपजाऊ हो, सिंचाई की व्यवस्था हो, यातायात परिवहन में आसानी हो, तो हम कृषि क्षेत्र में अच्छे से उपयोग कर पाएंगे, अधिक उपयोग कर पाएंगे। तो हमारा आंसर यही हुआ।
तीसरा सवाल देखिए, वायु प्रदूषण से किस प्रकार की हानि होती है। देखिए जब वायु पॉल्यूशन हो जाए, वायु में गंदगी फैल जाए तो क्या होता है। वायु का हम प्रयोग क्या करते हैं, श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। तो वो गंदगी हमारे फेफड़ों में, जब हम सांस लेंगे तो फेफड़ों में चली जाएंगी, तो बीमारियां होंगी स्वास्थ्य संबंधी, खास करके स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां होंगी, यही मुख्य रूप से। तो इसका आंसर हम कैसे करेंगे, तो हमारा आंसर होगा वायु प्रदूषण का सबसे बुरा प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ेगा। इससे स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां होती हैं वायु प्रदूषण से। समझ में आ गया। इसके बाद देखिए अगला सवाल, हमने वायु प्रदूषण किया, अब इसके बाद जल प्रदूषण से होने वाली हानि की चर्चा करें। देखिए प्रदूषित जल जब होगा तो हम पिएंगे तो क्या होगा, पीलिया रोग होगा, यानी बहुत सारी बीमारियां होंगी। पीलिया रोग होगा, किडनी खराब होगा, हैजा होगा, डायरिया होगा, तमाम तरह की बीमारियां हमें ग्रसित कर लेंगी। ठीक है, प्रदूषित यानी गंदा जल के पीने से और नहाने से क्या होगा, त्वचा संबंधी बीमारियां हो जाएंगी। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, तो हमारा आंसर देखिए, जल प्रदूषण से होने वाली हानि निम्नलिखित है। पहला, दूषित जल से, गंदा जल से नहाने से त्वचा संबंधी बीमारियां हो जाएंगी, पहला हो गया। दूसरा है प्रदूषित जल पीने से पीलिया रोग, जॉन्डिस, हेपेटाइटिस रोग होगा, हैजा होगा, डायरिया होगा, किडनी खराब होने की समस्या होगी। ये तमाम तरह की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। पांचवा, वर्षा जल का संग्रहण किस प्रकार किया जाता है। बारिश के मौसम में जो जल आता है, पानी आता है, हम उसको कैसे बचा सकते हैं वो हमें बताना है। देखिए बारिश के जल को बचाने का सबसे अच्छा तरीका होता है हमारा घर की छतों पर उसे इकट्ठा करना और पाइप के माध्यम से किसी जलाशय तालाब में उसे रख लेना। देखिए यहाँ पे जो तरीका है वो भूमिगत जल को बढ़ाने का है, वाटर हार्वेस्टिंग उसे कहा जाता है। तो प्रश्न में बारिश के जल को बचाना है तो ऐसे ही किया जाता है, छतों को इकट्ठा किया जाता है, छत पे पानी को, और एक जगह उसे संचित किया जाता है। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे हम, देखिए हमारा आंसर होगा वर्षा जल का संरक्षण निम्न तरीकों से करते हैं। घर के छतों पर जल इकट्ठा कर उसे एक पाइप के द्वारा ज़मीन में इकट्ठा करना। तरीका तालाब बनाकर उसमें जल को इकट्ठा करना है। ठीक है, इसके बाद अगला सवाल देखिए, एक आरेख की सहायता से वर्षा जल का संग्रहण को हमें दिखाना है। तो हम कैसे आरेख बनाएंगे, तो इस तरीके से हम बनाएंगे, पक्के मकान से प्राप्त वर्षा जल संग्रहण कर जलाशयों में जमा करना। देखिए घर की छतों पे बारिश हो रही है तो ये पानी इकट्ठा हो गया, पाइप के माध्यम से ये जलाशय में हमने इकट्ठा कर लिया। जब ज़रूरत पड़ेगी सूखे के समय हम इसका प्रयोग कर लेंगे खेती की, ठीक है, अन्य कामों में। तो समझ में आ गया, ऐसे इकट्ठा किया। ये हो गए आपके आंकड़े। अब इसके बाद देखिए ये हो गया आपका आरेख। इसके बाद सातवां, क्षेत्रीय अध्ययन से क्या समझते हैं। हम लिखेंगे, क्षेत्रीय अध्ययन भूगोल का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह मूलतः अध्ययन का उपागम है जिसके द्वारा क्षेत्र विशेष के मानव और इसके परिवेश के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। यह जानकारी मानव वातावरण संबंध को समझने में संजीवनी का काम करता है, तो वो क्षेत्रीय अध्ययन कहा जाता है। समझ में आ गया। या आप इसको भी आंसर में लिख सकते हैं, आप ये लिखिए या ये लिखिए, ये काफ़ी सिंपल भाषा में है। क्षेत्रीय अध्ययन एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत किसी क्षेत्र विशेष के लोगों के जीवन संबंधी विभिन्न तथ्यों को संग्रहित किया जाता है, जैसे उस क्षेत्र की जलवायु, कृषि उत्पादकता, नगरीकरण, प्रदूषण इत्यादि। तो यही आपको कर लेने हैं इसका आंसर। अब इसके बाद देखिए क्या है आठवां, क्षेत्रीय अध्ययन से क्या लाभ। हमने अभी परिभाषा दी है, तो क्षेत्रीय अध्ययन से क्या लाभ होता है ये बताना है। देखिए क्षेत्रीय अध्ययन के लाभ की बात की जाए, किसी विशिष्ट क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों के जीवन पर स्थलाकृति, जलवायु, अफवाह, कृषि उत्पादकता, औद्योगिकरण, नगरीकरण इत्यादि का स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। लोगों के रहन सहन का तरीका इन तत्वों से जुड़ा हुआ है। मानवीय गतिविधियाँ भी, ठीक है, अपने परिवेश का प्रभाव डालती है। इन बातों को समझने के लिए क्षेत्रीय अध्ययन आवश्यक है। तो अगर इससे आपको सिंपल भाषा में लिखना है तो आप ये इसका आंसर लिख लीजिए, काफ़ी आसान है। क्षेत्रीय अध्ययन से लाभ निम्नलिखित है। इससे देखिए क्या होता है, क्षेत्र विशेष के मानव और परिवेश की जानकारी मिलती है। दूसरा है क्षेत्र विशेष की जलवायु, कृषि, औद्योगिकरण, नगरीकरण आदि की जानकारी मिलती है। यही तो होता है क्षेत्रीय अध्ययन में, यानी आंकड़ों को इकट्ठा किया जाता है किसी क्षेत्र विशेष में जाकर।
आगे बढ़ते हुए 9 नंबर देखिए, क्षेत्र के चयन करते समय यानी क्षेत्रीय अध्ययन जब हम किया जाना हो किसी क्षेत्र का तो उसका चयन करते समय, चुनाव करते समय किन बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। तो देखिए, क्षेत्र का चयन करते समय आवश्यक बातें यह है कि उस क्षेत्र की ज्वलंत मुद्दे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको शामिल किया जाए, जैसे भूमि का उपयोग, प्रदूषण इत्यादि, जलवायु भी हो गया। समझ में आ गया। इसके बाद देखिए लॉन्ग क्वेश्चन है हमारा, नीचे दी गई सारणी का अध्ययन कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों का हमें उत्तर देना है। देखिए ये सारणी है और यहाँ पे ये वर्ष हो गया 1801, 1850 ये वर्ष हो गए। ठीक है, तो आइए देखिए यहाँ पे पहला सवाल, उस भूमि उपयोग वर्ग का नाम लिखना है जिसका क्षेत्रफल लगातार घट रहा है। तो यहाँ पे हम नज़र डालते हैं, देखिए 6215, ठीक है, तो 5960 हो गए ये वाला। इसके बाद 5675 और यहाँ पे देखिए 2000 में 3454। शुरुआत कितना है 6215, 6215 से 3454, यानी ये घट रहा है। तो पहले का आंसर हमारा क्या होगा, उस भूमि उपयोग का वर्ग का नाम लिखना है यानी वन क्षेत्र, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल लगातार घट रहा है। तो ये आपको समझ में आ गया, ये पहले का हो गया। दूसरा है फसल क्षेत्र के लगातार बढ़ने का मुख्य कारण स्पष्ट है। देखिए यहाँ पे 6862 है, फिर यहाँ पे 6832। अब यहाँ पे हम देखें, ये देखिए ये गलत है, ये मिसप्रिंट है, यहाँ पे इससे यहाँ पे ज़्यादा होगा तभी तो ये बढ़ रहा है। तो बढ़ने का मुख्य कारण है जनसंख्या का दबाव। तो हमें ऐसे लिखना है, जनसंख्या वृद्धि से खाद्यान्न की आवश्यकता बढ़ रही है जिससे कृषि पर दबाव बढ़ रहा है, इसीलिए फसल क्षेत्र लगातार बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद ग नंबर, किस भू उपयोग वर्ग अंतर्गत सबसे कम भूमि क्षेत्र का उपयोग हुआ है, वो है तीक्ष्ण भूमि, इसका काफ़ी कम क्षेत्र उपयोग हुआ है। समझ में आ गया। इसके बाद देखिए अगला सवाल हमारा क्या है, क्षेत्र अध्ययन के लिए प्रश्नावली की विभिन्न विधियों की चर्चा हमें करना है। तो आपको अपने से कर लेना है। वायु प्रदूषण के 4 स्रोत हमें बताना है, कौन कौन से स्रोत हैं, चिमनी, कल कारखाने, वायु पर ये वाहन से निकलने वाले धुएँ हो गए। ठीक है, बहुत सारे कारण हो जाते हैं वायु प्रदूषण के। तो इस तरीके से हमारा सेशन समाप्त हुआ। धन्यवाद।